हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये आपकी 2015 का क्वेश्चन पेपर है, या हम ये कहें ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 16 फरवरी 2016 को। ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चन बने हैं हम उन्हें देख रहे हैं। पहले देखें कि जो आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ या शिक्षा शास्त्र, या ऐसे ये हम कह देते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले हम इन 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन बना है वो इस प्रकार बना है। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, वैसे डिसलेक्सिया की जब हम डिसेबिलिटी पढ़ते हैं ना, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो डिसलेक्सिया की विशेषता होती है कि ये रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता। पढ़ने संबंधी अक्षमता। ठीक है, हालांकि हम ये पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होती है, तो वो डिसलेक्सिया होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम मस्तिष्क की संरचना की बात कर रहे हैं तो इसमें होता क्या कि जो शब्द होते हैं या जो अक्षर होते हैं या जो वर्ण होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में इनमें हम क्या नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, पढ़ने में हमें जो भी अक्षमता होती है ना, तो हम शुद्ध पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं इसे डिसलेक्सिया। ये विशेषता है NCERT की बुकें पढ़ेंगे ना, उनमें दी रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिल इन द ब्लैंक्स है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो वो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें रखते हैं, इन्हें मेंटल रिटायर्ड बोलते हैं बच्चे। ठीक है, जब आप टर्मन की सारणी पढ़ेंगे ना जो बुद्धि चैप्टर में, तो वो ये बताते हैं कि जिनकी 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है वो मेंटल रिटायर्ड होते हैं। इनकी संख्या होती है वो 2% होती है। ठीक है, साथ ही साथ और भी ध्यान रख सकते हैं, चलो आगे आएगा तब बताते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है। तो उससे कहते हैं हम प्रतिभाशाली बच्चे, यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी बात करते हैं। हालांकि हम ये बात करते हैं जब टर्मन की हम सारणी पढ़ेंगे ना, ये बुद्धि चैप्टर में ही है, तो ये कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है ना, यानी IQ, तो वो सभी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो उन्हीं में ये अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 नंबर पूछा है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो उन्हें डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी रक्षात्मक यांत्रिकता, या जैसे हिंदी में वो इंग्लिश में बोले तो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म है ये विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा आपने, या आपने प्रतिगमन पढ़ा होगा, यानी प्रतिगमन का निर्माण। ठीक है, और क्या होती है, इनके अलावा तादात्मीकरण हो गया। ठीक है, और क्या आते हैं, तादात्मीकरण हो गया जिसे हमें आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और क्या हो गया इनके अलावा, जैसे कि विस्थापन, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, और एक तरह से मना करना, यानी डिनाइल। एक सेकंड, ये चल नहीं रहा पेन, यानी मना करना। ठीक है, और भी होते हैं जैसे मना के अलावा, ये यहाँ पर चल नहीं रहा है, क्या चक्कर है। एक सेकंड, जैसे मना करना, और भी शब्द आते हैं, ये सभी अप्रत्यक्ष विधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष में आती है जैसे समस्या समाधान विधि आ गई, और अपने लक्ष्य का विस्थापन आ गया। वो 4 प्रकार अन्य होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन हमें अप्रत्यक्ष बताना था। और या हमें जैसे कैसे तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कौन से होते हैं, तो जैसे विस्थापन, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, मना करना, और भी अन्य होते हैं, लेकिन ये बहुत हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है,
यानी इसमें बताना निम्न में से कौन सी है जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, यानी जो वंचित बच्चे होते हैं ना, जिन्हें अलावान्वित बच्चे बोलते हैं, तो ये उनकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे इनमें से उनकी विशेषता नहीं है, तो हम कहेंगे रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है, जो सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी विशेषता है ना, ये आपके वंचित वर्ग के बच्चे वाले होते हैं ना, वंचित वर्ग के बच्चे, ये उनकी विशेषता होती है। जो विशेषता नहीं होगी वो हो जाएगी 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी होता है वो एक आश्रित चर होगा, और स्वतंत्र चर होगा वो आपका यहाँ पर टीचर होगा, और जो आपका मध्यस्थ होगा इसमें आपका एक तो करिकुलम शब्द यूज किया जाता है, या इसकी जगह में जो हिंदी में कहे तो इसे एक तरह से पाठ्यक्रम कहेंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे एक अन्य शब्द लिया जाता है हस्तक्षेप। तो ये भी ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा गया है आरपीएससी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है, इनमें से बताना है। तो देखो योगात्मक तो होता है, जैसे सुमेलेटिव या इसे ही हम कह देते हैं, चलो ठीक है योगात्मक सही है। बाकी निर्माणात्मक इसे फॉर्मेटिव बोल देते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन मानक नहीं बोल सकते, यानी नॉर्म्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनके अलावा मूल्यांकन के प्रकार में एक आपकी CCE आ जाती है, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। इनके अलावा अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे आपने सुने होंगे मानक संदर्भित मापन, ठीक है। और एक और होता है, एक तो मानक हो गया संदर्भित मापन, एक और अन्य होता है वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो बताए हैं वो ये आपके मूल्यांकन के प्रकार ही होते हैं एक तरह से, जैसे योगात्मक और आपका निर्माणात्मक, CCE मानक, ये मानक जैसा ही एक और होता है शब्द, वो भी आपके आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि NCF 2005 बल देता है किस पर। तो हम कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग पर कह सकते हैं, बल देता है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें से हो जाएगा C नंबर, शिक्षण अनुभव, क्योंकि जो त्रिकोण की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें चलती हैं, एक तो आपके शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन। इस प्रकार ये त्रिकोण होता है, यानी त्रिभुज सा बनाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं है, यानी हम कहेंगे जो शिक्षण इसमें नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, ये बात सही है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, तो हमें इसमें से गलत बताना था, वो यही हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है कि समस्याओं का हल है वो अभ्यास में तो लाया जाता है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि मूल्यांकन किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि RT एक्ट, ये बोलेंगे RT एक्ट 2009, इसमें कहा गया है कि 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि 45 घंटे होने चाहिए, प्लस इसमें आपके जो तैयारी का समय होता है तो वो भी इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है आपके आरपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास है कितनी उम्र की आयु में हो जाता है, यानी एक तरह से वर्ष बतानी है कितनी वर्ष में। तो हम कहेंगे ये करीबन 9 वर्ष तक या 8 से 9 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है, हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। सॉरी 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। इसी में होते हैं तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण करने की शक्ति का विकास।
तो मैंने बता दिया है ये 9 वर्ष ना होकर 11 वर्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, तो ये ऑप्शन दे रखी ना, ये सभी हो जाएंगे। जो हमारा स्नायु मंडल होता है ना, जो हम नर्व सिस्टम बोलते हैं, इस ये भी इंक्लूड रहता है। जो हमारे जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है उसका क्षेत्र माना जाता है, और ये भी मांसपेशियों में वृद्धि होना ये भी माना जाता है। और जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, इनका भी रोल रहता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सभी का रोल रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, जब विकास और हम कह सकते हैं विकास और आपकी वृद्धि चैप्टर पढ़ते हैं ना, विकास एवं वृद्धि, तो ये उसी में विशेषताएं दे रखी हैं और वो सभी इसमें डालती है ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो ये आपके रॉस ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी कथन दे रखे हैं, जैसे बुड़वर्थ क्या कहते हैं? बुड़वर्थ ये कहते हैं कि वातावरण में भी सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को कह सकते हैं जीवन आरंभ करने के लिए समय से प्रभावित करते हैं। ये तो आपके बुड़वर्थ का कथन है, किसको? वातावरण को लेकर। और एनास्टेसी, ये है ना एनास्टेसी, इसका कहना ये था कि वातावरण वह हर वस्तु है जो वस्तु के पितरकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों की भी वातावरण से संबंधित स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट है वो केवल रॉस से संबंधित है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है, तो हम इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जिसे बोलते हैं अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जब आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा मैं बता दूं, थॉर्नडाइक के एक तो 3 तो मुख्य नियम थे, आपने पढ़े होंगे पीटीए के नाम से, और साथ ही साथ 5 गौड़ नियम थे, जिनमें एक नियम आता था सादृश्यता का नियम। ये पढ़ा होगा सादृश्यता का नियम। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये है ना कहने का मतलब मेरा ये है कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है ना, इसका ये विस्तारक रूप ही था एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बताया ये। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो जैसे समानता, ये तो होता है। प्रत्यागमन, ये भी होगा। ठीक है, और भिन्नता ये भी होगा, लेकिन मोटिवेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समानता का मतलब ये है कि जैसे पेरेंट्स के जो गुण हैं बच्चों में समान आए, या जैसे पेरेंट्स है वैसे, उसे तो समानता का कहेंगे। भिन्नता का मतलब भिन्न गुण वाला है। प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत गुण वाले। जिसका एग्जाम्पल ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिएगा पेरेंट्स प्रतिभाशाली हैं दोनों, लेकिन उसका मंद बुद्धि वाला बच्चा पैदा हो जाए, तो वो प्रत्यागमन का उदाहरण हो जाता है। तो ये वाली क्वेश्चन है ना बन जाते हैं। तो ये सभी है ना वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं ना, उनसे संबंधित पूछे थे। तो ये 3 हो गए थे, ए बी सी, और जो डी वाला है वो मोटिवेशन है, वो वंशानुक्रम के नियम से संबंधित नहीं है। यही पूछा था कौन सा नियम नहीं है, तो वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था तक बालकों की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो जाती हैं या हो चुकी होती हैं, तो वो कितनी उम्र तक? तो हम कहेंगे 8 या 9 वर्ष तक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है ना, उसमें होता है ये ऐसा काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसकी उम्र 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में, फ्लाइट टू द क्रिएट वर्ल्ड। ये वाला शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी बच्चे इसमें घूमने लगते हैं, यानी अकारण है, यानी उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, फिर भी घूमते रहते हैं। और बहुत सारी विशेषता है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताई है, लेकिन ये विशेषताओं को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया है। यानी नई खोज और घूमने की प्रवृत्तियाँ अधिक बढ़ जाती हैं, तो वो उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है कि 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक होगा। तो देखें तो देखो, इन्हें विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने बांटा है, जैसे थॉमसन हो गया, उसने अलग प्रकार से बांटा है, ठीक है, गैरेट ने अलग प्रकार से बांटा है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बांटे हैं। जैसे जो अर्जित होते हैं, एक जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात में तो आपका भूख आ जाएगा और विश्राम भी आ जाएगा, लेकिन जो आपके अर्जित होते हैं ना, वो होते हैं जैसे रुचि और पुरस्कार। इसका मतलब बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, वो किस प्रकार की, ये ज्ञानात्मक से भाग से संबंधित होती है या भावात्मक से, या दोनों से। हम कहेंगे ये भावात्मक से संबंधित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का फिल इन द ब्लैंक्स फेल हुए, तो हम ये कहेंगे जो भी चिंतन होता है वो हमारा मेंटली होता है, यानी ज्ञानात्मक भाग से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो हम सीखते हैं इसे पारस्परिक अनुकूलन, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल अकोमोडेशन, या हम इसे कह सकते हैं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। कंडीशन थ्योरी ये किसकी है समझ रहे हो ना, ये आपकी हो जाएगी पावलोव से, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, वो वाले हैं, ठीक है। यानी ये संकेत अधिगम है ना, जिसे कह रहे हैं आप इंग्लिश में सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग की बात करते हैं, रॉबर्ट गेनी नाम सुना होगा आपने। तो रॉबर्ट गेनी ने सीखने की पदानुक्रमिक दी थी, तो उसमें 8 स्टेप थे, SSC वर्सेस TCRP। यानी ये स्टेप है, जैसे पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा है आपका SR लर्निंग, जिसे कह सकते हैं सिंबॉलिक, ठीक है। तीसरा है आपका चेन, चौथा है वर्बल, पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन, पांचवा है कॉन्सेप्ट, पांचवा हो गया, छठवा हो गया कॉन्सेप्ट, सातवां हो गया रूल, और लास्ट में होती प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये पहला स्टेप है ना, यही पूछा है, ये आपके कहीं ना कहीं पावलर से संबंधित है, ठीक है, जिसमें आपके जो उद्दीपक होता है और आपकी जो अनुक्रिया होती है उसमें संबंध स्थापित करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये 8 स्टेप है, ये सीखने के पदानुक्रम ही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उनमें ये क्वेश्चन और बनता है कि निम्नतम कौन सा भाग होगा और उच्चतम कौन सा भाग होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, निम्नतम भाग होगा वो सिग्नल लर्निंग होगा, जो उच्चतम होगा वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे सभी प्रकार से पाए जाते हैं, चाहे बुद्धि हो, चाहे आपकी एटीट्यूड हो, चाहे आपकी जो मोटर एबिलिटी होती है वो भी हो, सभी में कह सकते हैं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो हम कहेंगे इसके लिए तो आपको समस्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था किसने। तो ये सिंबल है टर्मन ने किया था। टर्मन ने क्या किया था 1916 में जो आपका IQ का जो सूत्र होता है ना, MA/CA मल्टीप्लाई 100, ये वाला सूत्र दिया था। शुद्ध रूप तो यही शुद्ध IQ का सूत्र है वो यही कहलाता है, क्योंकि इससे पहले था ना वो पॉइंटों में आती थी बुद्धि लब्धि निकल के, तो उन्होंने इसमें 100 जोड़ दी थी, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था, इस वजह से ये शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ये कब दिया था 1916 में, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है। यानी हम कर सकते हैं ऐसे, तो वो हो जाएगा आपका सतही, यानी बाहरी चीज़ों को देखकर, जैसे कि हम ये पर्सनैलिटी चैप्टर से पूछा है, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ देखेंगे ना, हालांकि इसमें पर्सनैलिटी का मुखौटा भी निकल के आता है, लेकिन हम ये कहते हैं जो भी हमारी बाहरी कह सकते हैं, चाहे वो हमारा एटीट्यूड हो या रुचि हो, या इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हम वर्णन करते हैं, वो सतही माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है इनमें। तो हम ये कहेंगे जैसे स्वस्थ वातावरण है ना, ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे ना, जैसे सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये तीनों कारक है वो आपके एक पिछड़ेपन के कारण माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो वो आपके हिप्पोक्रेटस ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी
कैटल ने तो आपके कैटल ने कह सकते हैं, तो इन्होंने बांटे थे एक तो सतही और सतही दृष्टि से, और एक था आपका मूल दृष्टि से। ठीक है, दो प्रकार बांटे थे। बाकी सेल्डन ने तो आपके तीन, एंडो, मीजो और एक्जो, यानी एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्जोमॉर्फिक। बाकी हिप्पोक्रेटस ने शरीर के जो द्रव्य के आधार पर प्रकार बताए थे, वो प्रकार इस प्रकार थे। इन्होंने जो प्रकार बताए थे, 4 प्रकार बताए थे, वो नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी बता दूंगा। एक तो होता है फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं हम कफ। सेकंड था, वो था कोलरिक, जिसे बोल देते हैं आप हिंदी में बोले तो पीला पित्त। एक है 3 नंबर पे बांटा था, वो था आपका मेलेनकोलिक, मेलेनिकोलिक, इसे बोलते हैं काला पित्त। नंबर 4 पे था, वो था आपका, इसे बोलेंगे सैंक्विन, तो सैंक्विन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कह सकते हैं हिंदी में रक्त पित्त। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार थे। हिप्पोक्रेटस ने शरीर द्रव्य के आधार पर बांटे थे, सेल्डन ने ये 3 प्रकार बताए थे, और कैटल ने ये बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका किया था स्पीयरमैन ने 1904 में, 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। जैसे कि जिसमें एक तो जी कारक होता है सामान्य कारक, एक विशिष्ट यानी एस कारक, जी और एस, लेकिन बीच में एक और ग्रुप फैक्टर जोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है आपके पीटीआई में पूछा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसने 3 फैक्टर थ्योरी भी दी थी, यानी 2 फैक्टर तो है ये वाली, लेकिन 3 फैक्टर भी दी थी। ये आपके पीटीआई में क्वेश्चन में पूछा गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो वो रहेगा उपलब्धि का, यानी अचीवमेंट का। कैसे, जितने भी कह सकते हैं पैसे वाले होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनमें ये अधिक प्रबल रहता है, वो रहता है आपका उपलब्धि का। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला एक विशेषता है। देखो मनोवैज्ञानिक तो याद नहीं है, लेकिन ये आगे जो करेंगे ये लेवल 2 का पेपर ना, उसमें ये परिभाषा दे रखी है, शायद मेडरिथ की है। ठीक है, तो ये मेडरिथ की परिभाषा के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना।